जो बैक्टीरिया है वो है तो यूनिसेलुलर, ठीक है ना, क्योंकि एक ही सेल के बने हुए हैं, इनकी स्ट्रक्चर भी काफी सिंपल है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स है। और होगा क्यों नहीं कॉम्प्लेक्स इनका बिहेवियर? अब एक बात सोचो आप नॉर्मल सी, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो सारे जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ सेल है हमारी बॉडी में, और सबको पता है कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। लेकिन आप इसकी तो सोचो ना, इसके पास में सिर्फ एक सेल है और इसको ओवरऑल सारी लाइफ प्रोसेसेस करनी है, तो कहीं ना कहीं इसका जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है वो तो कॉम्प्लेक्स होगा ही। बात आई समझ में? एक सेल। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस। दिस साइड इज स्वाति मैम, योर बायोलॉजी मेंटोर। और जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हमने शुरू की है एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी पेज बाय पेज मास्टरी सीरीज, और इस सीरीज में हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 है हमारा द लिविंग वर्ल्ड, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ उसके पीवाईक्यूज को भी हमने डिस्कस किया था चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। तो उसके बाद में बेटा हमने सेकंड चैप्टर को शुरू किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इस चैप्टर का भी हमारी एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आज आपका ये सेकंड लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, ठीक है ना। तो इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं बेटा, इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सारे जो वीडियोस हैं इसकी वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप पुरानी सारी वीडियोस को सीक्वेंसली देख लोगे तो आज की वीडियो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। बाकी मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाली हूँ, एकदम बेसिक से आपको हर एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा की, ठीक है ना, क्योंकि हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम को स्टडी करना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हमने डिटेल में पढ़ना है, जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, और यही क्लासिफिकेशन हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने मोनेरा को लिया है, ठीक है ना। तो जो बेटा मोनेरा है, मोनेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म को आर.एच. व्हिटेकर ने कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा? सबसे पहले मोनेरा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, जो बेटा प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है ना। अब ये प्रोकैरियोट्स कौन है मैम? समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोकैरियोट्स कौन है? प्रो नाम से समझो, प्रो मतलब कि प्रीमिटिव, प्रो का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रीमिटिव। और कैरियोट, कैरियोट मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है, कैरियोन का मतलब ही न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पे बात चल रही है न्यूक्लियस की, ठीक है ना। यानी कि प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप्स का हो, जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का हो। अब ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है मैम? देखो, हमें पता है कि अगर मैं किसी भी सेल को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है ना, सपोज करो मैं एक प्लांट सेल ड्रॉ कर रही हूँ, तो जब भी मैं न्यूक्लियस को ड्रॉ करती हूँ तो न्यूक्लियस जो है वो एक मेम्ब्रेन से, मतलब न्यूक्लियस कैसे बनाती हूँ मैं, कि बीच में मैं जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को रखती हूँ, और पास चारों तरफ इसको एक मेम्ब्रेन से कवर करती हूँ, जिसको मैं बोलती हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अगर मुझे इस टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ठीक है ना, वो हमें सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका डीएनए किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है और सेल के अंदर ऐसे ही ओपनली पड़ा रहता है, कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है ना, तो उस टाइप के न्यूक्लियस को बेटा हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं, या फिर उसके लिए एक टर्म यूज होती है न्यूक्लियोइड, ठीक है ना, या फिर हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। बात समझ में आई? तो मोनेरा के अंदर हम सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को रखते हैं, ठीक है ना। अब ये प्रोकैरियोट्स कौन है मैम? समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कौन से प्रोकैरियोट्स हैं। देखो, प्रोकैरियोट्स में आते हैं बेटा, प्रोकैरियोट्स के अंदर यहाँ पर आर.एच. व्हिटेकर ने प्रोकैरियोट्स के अंदर 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म को कंसीडर किया। देखो, अब बात आती है कि प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं, जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, जिनके अंदर हमें न्यूक्लियोइड देखने को मिलता है। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू आर.एच. व्हिटेकर उन्होंने 2 टाइप के यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को रखा, यू बैक्टीरिया और आर.के. बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया और आर.के. बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू से मतलब है बेटा यहाँ पे ट्रू, यू बैक्टीरिया यानी कि जो हमारे ट्रू बैक्टीरिया हैं, जो बैक्टीरिया हैं एक्चुअल में, ठीक है ना, वो यहां पर आएंगे, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एक यू बैक्टीरिया है, इकोलाई एक यू बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा एक यू बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? साइनोबैक्टीरिया में भी हमारे एग्जांपल है बेटा, जैसे कि नोस्टोक, साइनोबैक्टीरिया में नोस्टोक जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, एनाबीना, ये हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल हमारे किसके हैं?
यू बैक्टीरिया के, ठीक है ना। अब मैं बात करती हूँ आर्के बैक्टीरिया की। तो आर्के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं, ये ऐसी जगह मिलते हैं जहां नॉर्मली कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, ये सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम कंडीशन में देखने को मिलते हैं। एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट में देखने को मिलेंगे, डीप ओशियन में देखने को मिलेंगे, स्नो में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जहां हाई एसिडिक सिचुएशन होगी वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में देखने को मिलते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है ना। और इनके एग्जांपल हैं जैसे कि बेटा आर्की बैक्टीरिया में हमारे आ जाएंगे थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, थर्मो मतलब कि टेम्परेचर, थर्मो का मतलब क्या है टेम्परेचर, फाइल्स का मतलब होता है लविंग, ठीक है ना। मतलब जो हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं उनको हम थर्मोफाइल्स बोलते हैं। जो हाई एसिड में रह सकते हैं उनको एसिडोफाइल्स बोलते हैं। और जो जहां पर कंसंट्रेशन, सोल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, उस एरिया में अगर लेगून्स वगैरह में देखने को मिलते हैं तो उनको बोलते हैं बेटा हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, हेलो मतलब सोल्ट और फाइल्स मतलब कि लविंग, हेलोफाइल्स, ठीक है। तो ये इसके अलावा मिथेनोजेंस भी होते हैं बेटा, मिथेनोजेंस, ठीक है ना। ये जो रूमिनेंट हमारे होते हैं, घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनकी गट में मिलते हैं मिथेनोजेंस, जिससे तभी तो हम उनके जो डंग होता है, गोबर होता है उनका, उससे फिर हम मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उस गोबर के अंदर क्या है, ये मिथेनोजेंस हैं जो आगे जाके मीथेन गैस का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, गोबर गैस बनाते हैं फिर, जिसको हम बायोगैस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको इतना समझ में आया कि मोनेरा के अंदर कौन आता है, ठीक है ना। मतलब जब हम मोनेरा किंगडम की बात कर रहे हैं तो इस मोनेरा किंगडम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इनका हैबिटेट क्या क्या होता है। वैसे तो मैंने डिस्कस कर दिया है, लेकिन फिर भी दोनों ही मिला के, आर्की बैक्टीरिया भी और यू बैक्टीरिया भी, ये हमें कहाँ मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, ठीक है ना। जो बैक्टीरिया होते हैं या आर्की बैक्टीरिया है हर जगह, ठीक है ना। मेरे हाथों पे भी देखने को मिल जाएंगे, मेरे आसपास एयर में भी देखने को मिल जाएंगे, सोयल में, वाटर में, ठीक है ना। और बाकी हमने बात ही कर ली कि एक्सट्रीम कंडीशन में देखने को मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग हो गया, सोल्ट लेक हो गई, एसिडिक एरियाज हो गए, स्नो हो गया, डीप ओशियंस हो गए, मतलब हर जगह ये देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं अब बैक्टीरिया की नॉर्मली अगर मैं शेप की बात करती हूँ कि जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे शेप के होते हैं, तो उनकी जो शेप होती है बेसिकली हमें 4 शेप देखने को मिलती। नॉर्मली हमें बैक्टीरिया की बेटा 4 शेप देखने को मिलती है। सबसे पहले जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। स्फेरिकल, जिन जो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कोकस बोलते हैं, ठीक है ना। स्फेरिकल शेप के बेटा ऐसे, अगर ये अकेले अकेले है, सिंगल सिंगल है, तो हम इनको मोनोकोकस बोल देते हैं, ठीक है। अगर ये डबल है, 2 एक साथ आगे हैं, ठीक है, तो उनको हम डिप्लोकोकस बोल देते हैं। अगर एक साथ 4 आगे हैं इस टाइप से, तो अब मैं बोल दूंगी ये टेट्राकोकस, ठीक है ना। और स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं जब ऐसे ये चेन सी बना लेंगे एक, ठीक है ना। इसको मैं क्या बोलूंगी, ये क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना। और कई बार हमें ये ऐसे बंच में भी दिखते हैं, जैसे ग्रेप्स का बंच होता है ना, वैसे भी हमें दिखते हैं, तब हम इनको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। बात समझ में आई, किसकी बात चल रही है, कोकस की, यानी कि जिनकी शेप कैसी है, स्फेरिकल शेप है। यहाँ पे कैसी शेप बनाई है हमने, स्फेरिकल शेप बनाई है, ठीक है ना। बस नाम कैसे चेंज होते चले गए, उनके नंबर के हिसाब से, एक साथ कितने हैं, अगर सिंगल सिंगल है तो मोनोकोकस, डबल आ गए तो डिप्लोकोकस, 4 एक साथ आ गए तो टेट्राकोकस, एक चेन बना ली तो स्ट्रेप्टोकोकस, और एक बंच में आ गए, ग्रेप्स जैसे बंच में आ गए तो स्टेफाइलोकोकस। क्लियर। देन बेटा सेकंड जो शेप है वो हमें देखने को मिलती है रोड शेप। रोड शेप मतलब कि बैसिलस, जिनकी शेप रोड जैसी होती है, ऐसे एक छड़ी जैसी, मतलब एक स्टिक जैसी हमें शेप देखने को मिल रही है, तो उनको हम बोलते हैं बैसिलस, ठीक है ना। और ये बैसिलस भी बेटा मोनोबैसिलस भी हो सकते हैं, डिप्लोबैसिलस हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस भी हो सकते हैं। स्ट्रेप्टोबैसिलस मतलब कि कई सारे ऐसी सीक्वेंस में ये आके लग गए, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोबैसिलस। लेकिन स्टेफाइलोबैसिलस कुछ नहीं होता, स्टेफाइलोकोकस मिलता है, बैसिलस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब तीसरी शेप की अगर मैं बात करती हूँ तो वो है स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप से क्या मतलब है, मतलब कि कुछ स्पाइरल जैसी, ठीक है ना। इस टाइप की जो शेप होती है उसको हम स्पाइरल शेप बोलते हैं, और इस टाइप इनको हम स्पाइरिला बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें फ्लैजिला भी देखने को मिलते हैं। फ्लैजिला मतलब कि जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फ्लैजिला किस में हेल्प करते हैं बेटा, मूवमेंट में हेल्प करते हैं फ्लैजिला,
ठीक है ना। फ्लैजिला मल्टीपल, फ्लैजिलम सिंगुलर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है कुछ की जो शेप होती है बैक्टीरिया की वो कोमा जैसी होती है। कोमा मतलब कि इस तरीके से, ये कैसी शेप बना रही हूं मैं, कोमा जैसी बना रही हूँ ना, कुछ इस टाइप से, जैसे हम कोमा लगा देते हैं लिखते हुए, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और बीच में कोमा लगा दिया, ठीक है ना। तो कोमा जैसी शेप होती है, इस टाइप के बैक्टीरिया को हम विब्रियो बोलते हैं। ठीक है ना, विब्रियो, विब्रियो, ठीक है ना, जिनकी शेप कैसी है, कोमा शेप होती है। तो ये चार मेन शेप होती है बैक्टीरिया की। इसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा जो बैक्टीरिया है, मोस्टली बैक्टीरिया हमारे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है ना। अब जो ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल के बने हुए हैं, स्ट्रक्चर तो काफी सिंपल है। ठीक है ना, इनकी स्ट्रक्चर तो काफी सिंपल है, लेकिन अगर मैं इनके बिहेवियर की बात करती हूँ तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो बैक्टीरिया है वो है तो यूनिसेलुलर, ठीक है ना, क्योंकि एक ही सेल के बने हुए हैं, इनकी स्ट्रक्चर भी काफी सिंपल है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स है। और होगा क्यों नहीं कॉम्प्लेक्स इनका बिहेवियर, अब एक बात सोचो आप नॉर्मल सी, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो सारे जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ सेल है हमारी बॉडी में, और सबको पता है कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। लेकिन आप इसकी तो सोचो ना, इसके पास में सिर्फ एक सेल है और इसको ओवरऑल सारी लाइफ प्रोसेसेस करनी है, तो कहीं ना कहीं इसका जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है वो तो कॉम्प्लेक्स होगा ही। बात आई समझ में, एक सेल को ही सारे काम करने पड़ रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कितनी कॉम्प्लेक्स होगी वो सेल जो सिंगल सेल है, और हर एक काम उसे खुद करना पड़ रहा है। कोई उसके पास कोई दूसरी सेल की कोई हेल्प ही नहीं है कि हाँ नहीं कोई काम, घर के भी नॉर्मली जो घर के भी काम होते हैं, जो हाउस होल्ड चोर्स भी होते हैं, तो उसमें भी हम जितने मेंबर हैं तो उन कामों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो ताकि इजी हो जाए एक बंदे को। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया की जो सेल है उसको तो सारे काम खुद ही करने पड़ रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, इसीलिए इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है बेटा, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करती हूँ तो इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिज्म देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें पता है, अगर मैं इनमें न्यूट्रिशन की बात करती हूँ, अगर मैं बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन की बात करती हूँ तो बैक्टीरिया के अंदर हमें न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक भी देखने को मिलता है और हेट्रोट्रोफिक भी देखने को मिलता है। ऑटोट्रोफिक मतलब कि जब जो बैक्टीरिया है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर ले, ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, और ट्रोफिक मतलब फूड, जब खुद से अपना खाना प्रिपेयर कर ले उसके लिए हम ऑटोट्रोफिक यूज करते हैं। और ऑटोट्रोफिक में भी बैक्टीरिया हमारे दोनों टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और कीमो ऑटोट्रोफिक भी होते हैं। फोटो ऑटोट्रोफिक यानी कि जो सनलाइट का यूज करके खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, और कीमो ऑटोट्रोफिक जो किसी केमिकल को ऑक्सीडाइज करके जो उससे एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का यूज करके अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं। हेट्रोट्रोफिक मतलब कि जब खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हेट्रोट्रोफिक में ये पैरासाइट होते हैं, ठीक है ना, किसी होस्ट के ऊपर जाके फीड करते हैं, उसको डिजीज कर देते हैं कुछ इस टाइप की, को काफी सारे बैक्टीरिया पैरासाइट होते हैं। ठीक है, सेप्रोफिटिक भी होते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब कि जो गली सड़ी चीजों के ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि हमें फंगस में भी देखने को मिलता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मतलब कि जब दो लोग एसोसिएशन में रहते हैं और दोनों को एक दूसरे को फायदा होता है, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया का आपने नाम सुना होगा, राइजोबियम, राइजोबियम प्लांट्स के साथ में एसोसिएशन बना के रखता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रखता है। ठीक है ना, उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। तो और यहाँ पर इसको फूड मिल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब समझ में आया कि इसमें कितना मेटाबॉलिज्म डाइवर्सिटी है, इसके मेटाबॉलिज्म में कितनी डाइवर्सिटी है। क्लियर हुई ये बात। ठीक है, उसके बाद में बेटा अगर अब मैं बात करती हूँ, न्यूट्रिशन की हो गई, अब मैं बात करती हूँ रिप्रोडक्शन की। बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया है उनके अंदर अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ, रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनके अंदर, ठीक है ना, तो इनके अंदर हमें बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा देखने को मिलता है, ज्यादातर यहां पर हमें मिलता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। अब इस बाइनरी फिजन में क्या होता है, सपोज करो नॉर्मली एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये एक बैक्टीरिया है, इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये पेरेंट सेल है,
ठीक है। ये सबसे पहले क्या करती है, अपने डीएनए को डिवाइड करती है, ठीक है ना, अपने डीएनए को डिवाइड करती है और उसके बाद में फिर ये पूरे साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर लेती है, ठीक है ना, इस तरीके से पूरा। और इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है ना। एक पेरेंट से हमें यहाँ पे क्या मिल गई, 2 डॉटर सेल मिल गई, ठीक है, ये बाइनरी फिजन है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें हमें काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा मैंने क्या बोला कि यहाँ पर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। एज इट इज एक्चुअल में तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बट हम बोल देते हैं कि हाँ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, तो मे बी हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बेटा जैसे कि कॉन्जुगेशन। क्या एग्जाम्पल है इसका, कॉन्जुगेशन मेथड है जिसको बोला जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। नॉर्मली जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में कुछ पिलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, पिलाई प्रेजेंट होते हैं। और दो बैक्टीरिया जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक दूसरे से पिलाई के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और हमें पता है कि बैक्टीरिया के अंदर एक तो अपना जीनोम होता है, इसके अलावा बैक्टीरिया के पास में प्लाज्मिड डीएनए भी होता है। बैक्टीरिया के पास में क्या होता है बेटा, प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है ना। प्लाज्मिड डीएनए कैसा होता है, चलो उसको हम अगली क्लास में एक पूरा मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ और मेथड्स हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, वहां पर इसको पूरा एक लेक्चर डिटेल में बना लेंगे। अभी आप यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो कि इनके पास में एक एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए भी होता है, जीनोमिक डीएनए से अलग भी इनके पास एक डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्लाज्मिड को इस सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। इसी को कॉन्जुगेशन कहते हैं। और ये किससे हुआ, पिलाई की हेल्प से, ठीक है ना, पिलाई की हेल्प से हुआ। तो ये एक तरीके से, और यहाँ पे देखो एक जो सेल है उसने दूसरी सेल को ट्रांसफर किया है, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है बेटा, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, क्योंकि जीन ट्रांसफर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वर्टिकल जीन ट्रांसफर और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ये कुछ ऐसे हुआ कि मतलब कोई एक बंदा आता है, मतलब कि सपोज करो 2 बंदे हैं, ठीक है ना, उसने कोई सामान अपना उठाया और दूसरे बंदे को दे दिया, ठीक है ना, उसी जनरेशन में एक सेम जनरेशन के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, डीएनए ट्रांसफर सेम जनरेशन में जब डीएनए ट्रांसफर हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। लेकिन वर्टिकल जीन ट्रांसफर होता है ऐसे जैसे कि हम अपने डीएनए को ट्रांसफर करते हैं अपनी ऑफस्प्रिंग में, अपने बच्चों में, ठीक है ना, यानी कि वो एक जनरेशन आगे पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, सेम जनरेशन में नहीं है, वो जो जीन ट्रांसफर हो रहा है वो अगली जनरेशन में हो रहा है, ठीक है ना। तो वो है वहां पर वर्टिकल जीन ट्रांसफर। वर्टिकल जीन ट्रांसफर मतलब कि ये पेरेंट है, ठीक है ना, और यहां से इसकी जो ऑफस्प्रिंग बन रही है, जो इसके बच्चे बन रहे हैं, यहां पर इसमें जो जीन का ट्रांसफर हो रहा है उसको हम बोलेंगे वर्टिकल जीन ट्रांसफर, ठीक है ना। और अगर ये एक बंदा है और ये दूसरा कोई सेल है, इसी सेल से इसी की सेम जनरेशन में अगर जीन का ट्रांसफर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं। तो कॉन्जुगेशन क्या है, कॉन्जुगेशन एक हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन, इसके अलावा हमें कुछ और मेथड्स भी पढ़ने होते हैं, जैसे कि दूसरा अगर मैं बात करूं, जैसे कॉन्जुगेशन है, ऐसे एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और एक तीसरा भी होता है बेटा ट्रांसडक्शन। मैंने बताया एक ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा बताया ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में सबसे पहले ट्रांसडक्शन को बताती हूँ। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जैसे कि एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया को कोई बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट कर दे, ठीक है ना, इस बैक्टीरियल सेल को कोई बैक्टीरियोफाज अगर इन्फेक्ट कर देता है तो मतलब कि ये जो वायरस है, बैक्टीरियोफाज क्या है यहाँ पे, ये वायरस है, और ये वायरस अपना डीएनए इस बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना। तो जीन का डीएनए का ट्रांसफर हो गया ना, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली कोई सेल है और इस सपोज करो ये एक बैक्टीरियल सेल ही है और नॉर्मली हमारे पास एनवायरनमेंट में कोई डीएनए की सीक्वेंस है या कोई डीएनए का फ्रेगमेंट है या फिर मैं बोल सकती हूँ कोई डीएनए का पार्ट है, उस डीएनए के पार्ट को मुझे इस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है,
ठीक है ना, कैसे करवाऊं, किस तरीके से करवाना है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एनवायरमेंट से डीएनए के फ्रेगमेंट को मैंने इस सेल के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है, किसी ना किसी मेथड से। कभी एक क्लास में इनको ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये इसके बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो, ठीक है ना। तो इसको बेटा हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जब एनवायरमेंट से किसी डीएनए के स्ट्रैंड को हम इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया। लेकिन जो नेचुरली अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के अंदर हमें पिलाई की हेल्प से कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, और इसको हम बोल देते हैं कि हाँ एक काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ऐसा ये कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहां तक हमने रिप्रोडक्शन समझ लिया है, तो आपको थोड़ा सा मोटा मोटा से समझ में आ गया है कि मोनरा के अंदर क्या क्या होता है, कहाँ मिलता है, उसका हैबिटेट क्या है, उसके अंदर कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनका न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मोनरा के अंदर किस टाइप की सेल्स होती हैं, मतलब ये प्रोकैरियोट्स होते हैं या यूकैरियोट्स होते हैं। तो यहां तक आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि मोनरा में हमें पढ़ना क्या है। बताया कि जो मोनेरा है उसमें हमारे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर के बैक्टीरिया आते हैं। तो यहाँ पर हम यू बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। जो यू बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया मतलब कि हमें पता है कि थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप के यू बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। जो इनकी सेल वॉल होती है वो काफी रिजिड होती है। रिजिड यानी कि किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल बनी होती है, स्पेशली यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। हालांकि जो आर के बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, ठीक है। अगर ये मोटाइल है तो मतलब कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ साइनोबैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है ना, इनके अंदर बेटा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक है। ये कैसे बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक, यानी कि ये ऑटोट्रोफ्स हैं, ठीक है। और इनमें, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, सेम जैसा कि क्लोरोफिल ए प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, सेम वही क्लोरोफिल ए इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये हमें यूनिसेलुलर भी देखने को मिलते हैं, कॉलोनियल भी देखने को मिलते हैं, और फिलामेंटस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फिलामेंटस, एक ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल दे रखा है, जो कि हमारा क्या है, नोस्टॉक, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये हमें फ्रेश वाटर में, मैरीन वाटर में, और टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो पानी के आसपास का जो एरिया होता है जहां पर वेट सोयल रहती है, तो वहां पर हमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब ये कॉलोनीज में होते हैं तो कॉलोनीज में इनके चारों तरफ हमें जिलेटिनियस शीट देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये कॉलोनी में प्रेजेंट है और उस कॉलोनी को चारों तरफ से कवर कर रखा है जिलेटिन की एक शीट ने, ठीक है। अगर बाय चांस कोई पॉन्ड है या कोई रिवर है, ठीक है ना, वो किसके पास में, किसी फैक्ट्री के पास में है, और उस फैक्ट्री से बहुत सारे केमिकल्स उस पॉन्ड के अंदर या उस रिवर के अंदर चले गए हैं, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में उस पॉल्यूटेड वाटर में जो केमिकल्स वहां पर प्रेजेंट है उनको वो एज अ फूड लेके बहुत ज्यादा, बहुत मेजर अमाउंट में ग्रो कर जाते हैं, जिसको हम एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत ब्लूम कर जाते हैं, मतलब कि पूरी वाटर बॉडी के ऊपर हमें वहां पर सिर्फ साइनोबैक्टीरिया ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, और ये हमें नोस्टॉक और एनाबिना दोनों में देखने को मिलती है। जो नोस्टॉक का एग्जांपल है यहाँ पर आपको दिख रही है हेट्रोसिस्ट, यानी कि ये वो स्पेशलाइज्ड सेल है जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये चीज याद रखना बेटा, यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है ये खुद ये ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम में भी देखने को मिलती है, जो कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह के करता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ये ऑटोट्रोफ है, उधर वो हेट्रोट्रोफ है, ठीक है। उसके बाद में यहां तक क्लियर हुआ। ये डायग्राम फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का डायग्राम है, ठीक है ना। अगर जो हमारे कीमो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया होगा, इनको ऑक्सीडाइज करेंगे तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी। जैसे एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी का यूज ये एटीपी प्रोडक्शन में कर लेते हैं, ठीक है। अब इस एटीपी जब उनके पास एटीपी आ गया, मेन तो जो क्या होता है, हमें एटीपी चाहिए होता है,
ठीक है ना, एनर्जी के लिए एटीपी चाहिए होता है, एटीपी इन्होंने बना लिया, ठीक है ना। इसके अलावा जो कीमो ऑटोट्रोप्स हैं बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जो कीमो ऑटोट्रोप्स हैं, जब ये इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या होगा, जैसे नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है, तो इनसे क्या निकलेगा, इनसे नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रिसाइकलिंग में भी एक, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि किन किन को, नाइट्रोजन को रिसाइकिल कर देते हैं, फास्फोरस को रिसाइकिल कर देते हैं, आयरन और सल्फर को रिसाइकिल कर देते हैं, वो सब फिर सोल में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर इनमें सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। काफी सारे हेट्रोट्रोप्स हेल्पफुल भी होते हैं, जैसे कि कर्ड बनाने में लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि राइजोबियम की अभी बात की हमने, ठीक है। उसके बाद में ये पैथोजेनिक भी होते हैं, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होते हैं, कई सारे बैक्टीरिया जैसे कि कॉलेरा डिजीज कोज करते हैं, टाइफाइड, टेटिनस और सिट्रस कैंकर, ये प्लांट में होती है। सिट्रस कैंकर हमें किसमें देखने को मिलती है, प्लांट्स के अंदर, ये डिजीज प्लांट के अंदर है। बाकी कॉलेरा, टाइफाइड और टेटिनस ये तीनों ह्यूमंस में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस टाइप की ये डिजीज भी कोज करते हैं। अगर मैं अब बात करती हूँ माइकोप्लाज्मा की, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा बेटा सबसे पहले तो इनके ऊपर कोई सेल वॉल ही नहीं होती। मैंने बोला कि जितने भी मोनरा के अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया हो चाहे आर्के बैक्टीरिया हो, सब एक रिजिड सेल वॉल से कवर करते हैं, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, आर्के बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होती। और माइकोप्लाज्मा में बेटा ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं, सर्वाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन भी, मतलब ऑक्सीजन है तो सर्वाइव कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन भी नहीं है तो भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, यानी कि फैकल्टेटिव एरोबिक्स हैं ये। उसके बाद में कोज डिजीज, प्लांट्स में भी बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल में डिजीज कोज करते हैं। और ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक मतलब कि इनके बाहर जो है वो सेल वॉल तो प्रेजेंट है नहीं, तो ये अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर इनकी फॉर्म होती रहती है, ठीक है ना। क्योंकि जब रिजिड सेल वॉल होती है तभी एक स्ट्रक्चर फिक्स होती है, अगर सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ मेम्ब्रेन ही होती है, तो उस ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसका एक एग्जांपल पीपीएलओ है। पीपीएलओ एक माइकोप्लाज्मा है जिसकी फुल फॉर्म होती है बेटा प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, ठीक है। तो बेटा यहां तक हमने अपना मोनेरा को कवर कर लिया है, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हमने मोनेरा किंगडम को कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम कवर करेंगे प्रोटिस्टा को, ठीक है ना, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में फंजाई कवर करेंगे। और फिर हमारे दो चैप्टर हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, उनको मैं डिटेल में करना ही है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।